गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 11th में आपका स्वागत है। देखिए अपन 1.1 क्वेश्चन वाले समुच्चय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें समुच्चय के बारे में समुच्चय को प्रदर्शित करने की परिभाषा, उसको व्यक्त करने का तरीका अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, क्योंकि संख्याओं के ज्ञान के बिना गणित का ज्ञान संभव नहीं है। संख्याओं के ज्ञान में अपन ने पढ़ लिए थे भाई प्राकृत संख्या जो प्राकृतिक से उत्पन्न होकर के आई हैं, जिसमें प्राकृत संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? n से। प्राकृत संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? n से। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट। फिर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को W से व्यक्त करते हैं, तो क्या आएगा? W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट तक। ऐसी स्थिति में कि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो हैं वो सब आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। नंबर 3 पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को I या Z से व्यक्त करते हैं, तो आपको पता है I या Z से इसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, माइनस में भी इनफिनिट तक और प्लस में भी इनफिनिट तक होती हैं। इसमें अब देखिए इसमें भी इनको डिवाइडेशन करा है। इसमें देखें ऋणात्मक पूर्णांक संख्या I माइनस या Z माइनस से I माइनस या Z माइनस बराबर, आपको पता है कि माइनस में संख्याएं होती है -1 -2 -3 -4 माइनस में इनफिनिट तक। इनको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या इनको I प्लस या Z प्लस से व्यक्त करते हैं। I प्लस या Z प्लस बराबर +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट इनफिनिट। परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। आप समझ लीजिए परिमेय संख्याएं क्या है कि रूट वाली संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल पूरा प्राप्त होता है, या परिमेय संख्या परिभाषा आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे मान लीजिए 5/8 है, 7/5 है, -1 1/2 है, -3/5 है। ये संख्याएं 0 है, परिमेय संख्याएं हैं। 1/2 प्लस की हो, रूट में जिनका वर्गमूल का मान पूरा प्राप्त हो, वो सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं जिसमें रूट का मान पूरा धनात्मक मान, ऋणात्मक संख्याएं सभी होती हैं। इसके अलावा दशमलव पॉइंट वाली है, शांत दशमलव प्रसार है, बार वाली संख्याएं हैं, 6 के ऊपर बार 0.333 आते ही जाएगा। ऐसी संख्याएं हैं। ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। -5 है, -10 है, +25 है, 1 है, 2
जितनी भी संख्याएं ऊपर पड़ी सब परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या के उदाहरण ये हैं कि रूट के अंदर वो संख्या आते हैं जिनके वर्गमूल का मान पूरा पूरा प्राप्त होता है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिनमें दशमलव प्रसार अशांत हो और आवृत्ति वाला हो वो भी परिमेय होती हैं। माइनस में धनात्मक जितनी भी प्राकृत संख्याएं ये सब परिमेय संख्याएं भी हैं, वो दशमलव वाली हैं वो भी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन दशमलव जो मान है वो आपका शांत दशमलव प्रसार वाले और अशांत हो लेकिन आवृत्ति वाला हो तो वो कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए इसमें भी परिमेय संख्याओं को भी कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या q प्लस से व्यक्त करते हैं। इसमें धनात्मक में यही होती है। धनात्मक परिमेय संख्याओं में धनात्मक ये संख्याएं आ जाएंगी, ऐसी संख्या आदि धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। 5 है, 10 है, 18 है, कुछ भी हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्या जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह और ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय तो q माइनस से व्यक्त करते हैं। इसमें माइनस वाले थे माइनस का 1/2 माइनस 3/7, ठीक है, -5 -2 आदि। आगे देखिए इसके बाद में नवी बात करें शून्य। शून्य न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। न तो धनात्मक में गिनेंगे इसको और ना ही ऋणात्मक में। शून्य को न तो धनात्मक संख्या में गिनते हैं और ना ही ऋणात्मक संख्या में गिनते हैं। इसके बाद में वास्तविक संख्या अपरिमेय देख लो। हालांकि कहीं पर भी इस तरीके का आएगा नहीं। अपरिमेय संख्याएं आई आर से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला हो लेकिन अनावश्यक अनावृत्ति वाला हो, आवृत्ति नहीं हो, फिक्स अंतराल के बाद में वर्गमूल में मान भी पूरा पूरा प्राप्त नहीं हो। अपरिमेय संख्याएं होती हैं इस तरीके की संख्याएं जिसमें पाई भी शामिल है। पाई अपरिमेय है जबकि 22/7 की बात करी जाए तो परिमेय। इसके बाद में आता है 11 नंबर रियल वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स आर से व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्या अब तक जितने भी आपने सभी संख्याएं पढ़ी सब वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यूनियन अपरिमेय दोनों का यूनियन का।
काल्पनिक संख्या, इसमें भी धनात्मक वास्तविक संख्या r प्लस 13वां नंबर है। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, r माइनस से व्यक्त करते हैं। अब देखिए अपन ने ये संख्या पद्धति का अध्ययन करा है, ये चीज अपने काम में आती हैं। इसके अलावा और भी संकेत हैं। Z0 का मतलब होता है अशून्य, अशून्य पूर्णांक, शून्य को छोड़कर के सभी पूर्णांक की संख्या। R0 का मतलब होता है अशून्य, अशून्य वास्तविक संख्या, सोलह है। ठीक है, इस तरीके से और भी हैं। W0 है, इसी से व्यक्त कर देते हैं, प्लस धनात्मक ये होती है। किसी के गुणज तो उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणज के रूप में होता है। 2 दूनी 4, 2 4 6 8 है, ये सब 2 के गुणज हैं, 2 के फायदे जो आते हैं। विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, संख्याओं की कोई कमी नहीं है। और देख लो, ये चीज कई बार अपन उल्टे सुल्टे पढ़ चुके। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की बात करें 2 3 5 7 डॉट डॉट आदि। अब क्या है कि अभाज्य संख्या कौन सी कहते हैं? ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, अशून्य वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 2 में 2 का जाता है, 1 का जाता है, इसके अलावा और किसी का संख्या का भाग नहीं जाता है। 7 में 7 का जाता है और 1 का जाता है, और संख्याओं का भाग नहीं जाता, इसलिए कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये चीजें अपने काम में आती रहती हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात करें तो 4 6 8 9 10 12 15 14 15 ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और 1 का तो जाता ही है, इसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय वो भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या होंगी ये भाज्य। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। भाज्य और अभाज्य संख्या की आवश्यकता पड़ती रहती है। 18वें में नोट डाल करके क्या है कि 1 को न तो भाज्य
और ना ही अभाज्य। एक को न तो भाज्य संख्याओं में गिनेंगे और ना ही अभाज्य संख्याओं में गिनना है एक को, ठीक है। इसके अलावा अन्य चीजें अपन कर सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये चीजें हैं अपने सम विषम भी हैं, जानते हो नॉर्मल चीजें हैं। विषम संख्या विषम संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 3 5 7 9 11 13 सम संख्या 2 4 6 8 ये सब संख्याएं सम संख्या। अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं समुच्चय सिद्धांत के। समुच्चय की परिभाषा एक बार देख लीजिए क्या है। समुच्चय के अंदर ऐसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जिनमें किसी अन्य अवयव के होने और या नहीं होने की स्थिति स्पष्ट हो जाए कि कोई अवयव इसमें आएगा या नहीं आएगा। सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। वस्तु हो सकते हैं, महीनों के नाम हो सकते हैं, किसी महान व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, कोई किताब के प्रश्न हो सकते हैं, कोई भी संख्याएं संबंधित हो सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के कोई अक्षर हो सकते हैं, महीनों के नाम वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा है इसने पहले का पहला क्या पूछा है? पहले का जवाब देंगे। प्रश्न है आपका कि जे अक्षर से, पहला क्वेश्चन है आपका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने। अब वर्ष के महीने भी आपको पता है फिक्स होते हैं 12। वर्ष के महीने फिक्स 12 होते हैं और वर्ष के महीने फिक्स 12 होते हैं। इसके अलावा उसमें देखा जाए तो वर्ष के महीनों में जिन महीनों में जे से प्रारंभ होते हैं उनका समूह लिखना है। तो पता है आपको जे से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से हैं? आप जानते हैं जनवरी, फरवरी नहीं होती है, मार्च नहीं होता है, अप्रैल नहीं होती है, मई नहीं होता, जून होता है, जुलाई। जो जैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे स्टार्ट होता है अंग्रेजी के वर्णमाला उनकी स्पेलिंग। जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर नहीं होता, नवंबर नहीं होता, दिसंबर भी नहीं होता। तो 3 महीने जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च में नहीं होता है, अप्रैल में नहीं होता, मई भी नहीं होता, जून और जुलाई, और इसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होते हैं। तो 3 महीनों का जो समुच्चय है ये कहलाता है आपका जो है समुच्चय कहलाता है, क्योंकि ये परिभाषित है। तो ये 3 महीने हैं तो क्या लिख देंगे कि समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि महीनों वो जैसे स्टार्ट, जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों
परिभाषित है। परिभाषित है क्योंकि इनके अलावा और कोई महीना आ ही नहीं रहा। पहली बात तो महीनों की संख्या भी फिक्स है कि 12 महीने होते हैं वर्ष में, और 12 महीनों के अंदर आपको उन महीनों को चेक करना है जो जे से स्टार्ट होती है, जिनकी स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है, उन्हीं को लेना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत में, चलो क्वेश्चन सुन लो, आप भी किताब में देखें, किताब रख, कॉपी साथ में रखें और फिर पढ़ाई करें। देखिए किताब साथ में रखने से उसमें ध्यान रहेगा कि कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं गुरुजी और उसका आंसर क्या होगा, उस हिसाब से अपन को देखना है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब क्या है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लेखकों पर विचार करता है कि मान लीजिए कि साहब ग्रंथ हैं, संग्रह हैं, ये लेखकों का संग्रह जो हिंदी की बुक्स लिखने वाले ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, संस्कृत के बुक लिखने वाले ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, जो लेख लिख रहे हैं कोई किस विषय को मानेगा, कोई भाषाओं को मानेगा, तो अलग अलग का अलग अलग दृष्टिकोण होगा, वो किस हिसाब से उसको प्रतिभाशाली मान रहा है, हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, नहीं समुच्चय नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। लेखकों का जो संग्रह है वो परिभाषित नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगला है कि विश्व में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये भी समुच्चय में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कोई ज्यादा छक्के लगाने वाले को सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई मैच में सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई किसी एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण बल्लेबाज के लिए अलग अलग है। कोई ज्यादा सबसे ज्यादा गेंद खेलता है, ऐसा वो खेल सकता है, तो अलग अलग दृष्टिकोण होगी, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। लिख देंगे समुच्चय नहीं है। परिभाषित नहीं है, इसलिए अलग अलग व्यक्ति का बल्लेबाजों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण रहेगा। कोई ज्यादा छक्के मारने वाले को मानता है, कोई किसको मानता है। अगला है कि आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हमारी जो कक्षा है उसमें बालकों की संख्या भी सीमित है, और तो क्या है कि अलग अलग एक कक्षा की बात हो रही, तो एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 है, 25 है, 50 है, तो एक सीमित है, और उनको कक्षा के छात्रों को अपन गिन भी सकते हैं, देख सकते हैं विद्यालय के अंदर। तो क्या कर रहा है, अपनी कक्षा के सभी छात्रों का संग्रह, तो क्योंकि उनके तो गिनती फिक्स है, इसलिए यह समुच्चय है। समुच्चय क्योंकि हम अपनी कक्षा के छात्रों का संग्रह बना सकते हैं, तो अपने कक्षा के छात्र हैं उनका समूह बना सकते हैं, इसलिए समुच्चय है, परिभाषित है। अगला एक पांचवा है इसमें कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से छोटी और प्राकृत संख्या ये भी फिक्स है भाई, 1 से स्टार्ट होंगी प्राकृत संख्या और 99 पर रुक जाएंगी। 100 से कम प्राकृत संख्या, एक परिभाषित तरीके से समुच्चय है। समुच्चय है क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्याएं, संख्याओं का समूह परिभाषित है। ठीक है, तो परिभाषित अपन इनका समुच्चय बना सकते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट 99, तो इनका समुच्चय परिभाषित है। अगला कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संग्रह, इसमें प्राकृत संख्या लिखी गई जो है लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह। तो उपन्यासों का संग्रह फिक्स है कि उसने 10 लिखे, 20 लिखे, 100 लिखे, जितने भी उपन्यास लिखे उनको अपन गिन सकते हैं, उनको अपन परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यह भी एक समुच्चय है। तो छठा भी आपका समुच्चय होगा। एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए समुच्चयों की संख्या निश्चित है, उनको अपन सातवां है जिसमें आपको ये बताना है समुच्चय है या नहीं है, तो दे सकते हैं, लिख सकते हैं आगे। परिभाषित तो लिखते हैं, परिभाषित एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए उपन्यास की संख्या पर गिन सकते हैं, लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हैं औचित्य के रूप में। आगे देखिए अगला है, इस अध्याय में सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो ये सभी समपूर्णांकों का जो संग्रह है वो भी आपका परिभाषित है। सम संख्या है बताई थी समपूर्णांक, तो वो सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी आपके क्या है, परिभाषित है। तो ये भी समुच्चय है। लिखना था, लिख देंगे कि सभी समपूर्णांकों का समुच्चय है जो परिभाषित है। तो समपूर्णांकों का समुच्चय जो है वो परिभाषित है। आठवां है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो एक अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अब एक में 15 है, 10 है, 20 है, जो भी प्रश्न दे रखे हैं तो उनका संग्रह अपन कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, समुच्चय के रूप में है। प्रश्नों का संग्रह भी समुच्चय के रूप में होता है। समुच्चय लिख सकते हैं कि एक अध्याय में आने वाले प्रश्नों को हम गिन सकते हैं, उनका संग्रह कर सकते हैं, और जिस अध्याय में जो प्रश्न है उसी अध्याय में रहता है, वो भी प्रश्न कितने प्रश्न है उनका संग्रह अपन कर सकते हैं, परिभाषित है। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, कि विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा है। तो इसमें भी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति लिख देंगे कि यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कोई मानता है कि साहब हाथी ज्यादा खतरनाक है, कोई मानता है साहब शेर ज्यादा खतरनाक है, अलग अलग औचित्य देते हैं अलग अलग व्यक्ति। कोई कहेगा सर्प ज्यादा खतरनाक है, कोई कहेगा साहब कि कुत्ता ज्यादा खतरनाक है, कोई किसको खतरनाक बताएगा, कोई किसको खतरनाक बताएगा, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। इसलिए यह समुच्चय सुपरिभाषित नहीं है, अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। इसलिए थैंक यू।